इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण, पोल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर। यह कक्षा 8 विज्ञान विषय का टॉपिक है, जिसमें पोल्यूशन से होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो विश्व उष्णन है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस पोल्यूशन से बचने के कुछ सॉल्यूशंस है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके अलावा जो अध्ययन बिंदु हमारे वो रहेंगे वायु प्रदूषण, वायु कैसे प्रदूषित होती है, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल, पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट, वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, जल प्रदूषण, पेयजल तथा जल को शुद्धिकरण करने की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही अंत में हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनको भी हम लास्ट में देखेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया वीडियो है, जिसमें आपको पूरा पाठ एक साथ पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। तो अपन सभी जानते हैं जो हवा है वो क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब कौन कौन सी गैसें हैं एक बार ये समझ लेते हैं अपन। हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो है 78% गैस नाइट्रोजन होती है। इनके अलावा सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन गैस जो 21% होती है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.5% और अन्य गैसें जैसे आर्गन, मेथेन तथा जलवाष्प ये सब होते हैं जो बच गए उस हिस्से में। तो इनमें जो अगर इनका बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ता है, अगर वातावरण में इनका बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ता है तो निश्चित ही वायु प्रदूषित हो जाती है। तो जब ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाती है वायु, जब संदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो सजीव और निर्जीव दोनों को नुकसान होता है और इसी को कहते हैं वायु प्रदूषण। यानी कि वायु का दूषित होना, उसके अंदर ऐसी चीजों का मिल जाना जो अपने को हानि पहुंचाती है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती है, इसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। इनके अलावा वायु को जो प्रदूषित करने वाले जो मेन घटक है वो है जो मोटर वाहन है, गाड़ियां हैं, जो बड़ी सिटियों में ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक रहता है, वो एक इसका सबसे बड़ा कारण है। तो जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहा जाता है। और वायु प्रदूषक कौन से हैं? जो मानवीय जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है, किसी चीज को जलाने से, या फिर क्या फैक्ट्रियों संयंत्रों से निकलने वाले धुआं से, या फिर लकड़ियों को जलाने से, जो उपले होते हैं उनको जलाने से, या फिर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, उन सब से वायु संदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे सांस संबंधित रोग हो जाते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं। अगर हवा प्रदूषित हो गई तो मनुष्य के शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो हवा है सांस के अंदर, सांस के साथ मनुष्य के शरीर के अंदर जाएगी, और जब दूषित हवा अंदर जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर, श्वास संबंधी या अन्य बीमारियां पैदा हो जाएगी। इनके अलावा वायु प्रदूषण के अन्य कारणों की बात करें तो जो गाड़ियां, वाहन है, उससे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न होता है, जो कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। पेट्रोल तथा डीजल, इसके भी अपूर्ण दहन से, अपूर्ण दहन मतलब पूरा नहीं जल पाता है, पूरा दहन नहीं हो पाता है, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस होती है जो सांस के अंदर जीवों के शरीर में चली जाती है। तो ऑक्सीजन की जो वाहक क्षमता है, ऑक्सीजन सारे रुधिर के द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है, उसकी क्षमता को ये नष्ट करती है। और ये धुआं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, साथ ही गाड़ियों के वाहनों से भी बड़ी मात्रा में निकलता है। इनके अलावा सर्दियों में क्या होता है कि सारा जो धूम कोहरा, जैसे ठंड के मौसम होते हैं जिसमें ओस के साथ जो मिट्टी के कण, गाड़ियों का धुआं वगैरह, वो सारा का सारा हवा के अंदर
ठंडा होने के कारण आसमान में नहीं उड़ पाता है और हवा में ही रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग, एलर्जी रोग हो जाते हैं, जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस लेने में हरहराहट उत्पन्न होना, आवाज आना, सांस लेते समय आवाज आना। तो सांस संबंधी बहुत सारी बीमारियां इनकी वजह से हो जाती है। कुछ अन्य वायु प्रदूषकों के बारे में हम बात करें तो जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, वो एक सबसे बड़ा प्रदूषक है। बड़े जो महानगर है उसमें सबसे बड़ी ये समस्या पाई जाती है, जैसा अपन ने पीछे पढ़ा। इनके अलावा जो उद्योग है वो भी काफी मात्रा में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जैसे पेट्रोलियम के लिए लगने वाली रिफाइनरी, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत है। इनके अलावा विद्युत संयंत्रों में कोयला के दहन के समय सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के प्रदूषकों के बारे में अगर अपन बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये CFC जिसको बोला जाता है, ये कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है CFC की फुल फॉर्म क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस है जो वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और एरोसोल फुहारों से निकलती है। जो घर के अंदर फ्रीज होता है उससे ये गैस निकलती है, AC से ये गैस निकलती है जो बहुत खतरनाक होती है, जिसको बोला जाता है CFC, जो वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत यहाँ से पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर आसमान में एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से बचाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। उनको ओजोन परत वहीं रोक लेती है, लेकिन ये जो गैसें हैं, जो पोल्यूशन वाली गैसें हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। गैसों के अतिरिक्त डीजल, पेट्रोल भी नुकसान करते हैं, जिसे अपन ने पहले पढ़ा, जिसे सांस से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। वायु प्रदूषण को विस्तार से समझने के लिए अपन विशिष्ट अध्ययन के रूप में ताजमहल का अध्ययन करते हैं। ताजमहल कुछ वर्षों पहले साफ सुथरा था, लेकिन आज वो प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। अपन सभी जानते हैं कि ताजमहल जो 7 वंडर्स में है, शामिल है, उसमें काफी मात्रा में विदेश के लोग भी घूमने जाते हैं। लेकिन इसका जो पत्र है, जो संगमरमर बना हुआ है, उसका रंग दिनों दिन खराब होता जा रहा है। जो प्योर व्हाइट था उसका रंग दिनों दिन खराब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां आगरा शहर व पास में ही मथुरा में तेल रिफाइनरीज है, या फिर जो मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है या रसायन है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें निकलती है, जिसकी वजह से ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचता है। ये जो गैसें हैं, ये सारी गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बना लेती है और ये अम्ल वर्षा का कारण बन जाता है। अम्ल वर्षा, ये सारी जो पोल्यूशन वाली गैसें हैं, जिन गैसों की वजह से पोल्यूशन होता है, वो सारी आसमान में चली जाती है और जब भी बारिश होती है तो बारिश के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में बन के नीचे धरती पे पानी के साथ बरसती है। इस प्रकार की बरसात को अम्ल वर्षा कहा जाता है और जिससे क्या होता है, संगमरमर को सर्वाधिक मात्रा में नुकसान होता है। इसलिए इस अम्ल वर्षा को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। इनके अलावा जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को इससे अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचता है और वो नष्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए जो आगरा और मथुरा, उसके जो नजदीकी जो शहर है, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उसके आसपास के क्षेत्र में CNG से चलने वाले जो साधन है उनका प्रयोग करने के लिए की हिदायत दी जाती है, ताकि वहां उस क्षेत्र में पोल्यूशन नहीं हो। पेट्रोल और जो डीजल है उसके ईंधन से होने वाला जो पोल्यूशन है वो वहां पे नहीं हो। अब अपन बात करते हैं पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, वो सारी किरणें पृथ्वी से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः लौट जाती है आसमान में। लेकिन कुछ कंडीशन में पोल्यूशन की जो लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से लेयर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो जहरीली गैसें हैं उनकी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जब लौटती है तो इस लेयर से टकराकर पुनः धरती की ओर लौट जाती है। तो इस कंडीशन में
यहाँ का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इस लेयर से टकरा के प्रकाश की किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो इस यहीं पे परावर्तित होती रहती है, यहाँ यहीं पे रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का क्षेत्र है, पृथ्वी का क्षेत्र है, वो काफी गर्म हो जाता है और जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो आप समझ सकते हो उससे क्या क्या हानियां होने वाली है। जो गर्मी पड़ती है वो अत्यधिक मात्रा में अगर पड़ने लग जाएगी तो पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सभी को इससे नुकसान होता है। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधा घर प्रभाव। जैसे एक नर्सरी में भी इस तरह का ही होता है, चारों ओर से ढक के कुछ बनाया जाता है, कपड़ा लगा के अंदर लगाया जाता है। अगर उसके अंदर कोई गैसें वगैरह हो जाती है तो वो टकरा के एक तरह से उसी के अंदर रहती है। वैसा ही सिस्टम पृथ्वी के अंदर बन जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी एक आग के गोले के समान हो गई। इसका परिणाम क्या होगा आप एक चित्र से देख सकते हो। एक साइड में यहाँ पे दिखाया गया है हरा भरा क्षेत्र है, लेकिन अगर तापमान बढ़ गया तो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। जो वन है वो उजड़ जाएंगे, उसकी जगह जो जो डेजर्ट एरिया है वो अपने को दिखाई देगा। अपन सभी जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वायुमंडल में CO2 का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा में कमी हो जाती है। लेकिन अगर पौधे ही काटे जा रहे हैं तो जो CO2 जो वातावरण में है उसको ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एक ये भी फर्क पड़ता है कि अगर पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में हो तो जो CO2 है उसको ग्रहण कर लेते हैं, भोजन बनाने के लिए उसको CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर मानो कि CO2 ग्रहण नहीं हुई तो क्या होगा, वातावरण में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, वायुमंडल का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। औसत तापमान इट मीन्स अपन सभी जानते हैं जैसे गर्मियों में एक लेवल तक अपने गर्मी पड़ती है। माना कि जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 40 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर सपोज करो वही टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ जाए तो भयंकर गर्मी में और ज्यादा गर्मी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस पूरे प्रक्रम को विश्व उष्णन बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफेक्ट हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जैसे मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान देती है। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग में ये गैसें भी हानिकारक होती है जो योगदान देती है। CO2 की भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें जो विश्व उष्णन है तो उससे क्या नुकसान होगा, तो एक जो चित्र है इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ऊपर देखिए ध्यान से क्या स्थिति है कि तापमान में अगर तापमान बढ़ता गया। 1976 में पृथ्वी की जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीर कुछ इस तरह की थी। जो ओजोन परत की तस्वीर आप इसमें देख रहे हो वो ओजोन की लेयर कुछ ऐसी थी और धीरे धीरे वो नष्ट होती जा रही है। तो ओजोन परत नष्ट हो रही है। जैसा अपन ने पीछे पढ़ा था कि ओजोन परत से क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं जो अगर धरती पे सीधी आ जाती है तो उनसे नुकसान होता है, तो उनको रोकने का काम करती है ओजोन परत। उसको इन पोल्यूशन वाली गैसों से काफी हद तक नुकसान होता है। इनके अलावा अगर अपन बात करें जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया, पूरे विश्व का 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो अपन सभी जानते हैं कि ध्रुवों में बर्फ काफी मात्रा में होती है। अगर वो बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र में जो पानी है उसका वो चला जाएगा, ध्रुवों का पानी समुद्र में चला जाएगा, जिसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा और उसके जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के नजदीकी जो क्षेत्र है वो पानी में डूब जाएंगे। तो अगर गर्मी ज्यादा बढ़ी तो समुद्र के पानी से ये भी खतरा हो जाएगा। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव वर्षा, प्रतिरूप, कृषि ये सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। अगर तापमान बढ़ रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में अपने को नुकसान होता है। और 2 डिग्री टेम्परेचर पिछले कई वर्षों में देखने को मिला है। कई शोध से ऐसे पता चला है कि पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री
बढ़ चुका है। कुछ सर्वे हैं उनसे पता चला है। तो सभी देशों ने फिर इस पे विचार करते हुए कुछ प्रयास भी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अनुबंध है जिस पर बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा अपन ने सभी ने पढ़ा था कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर काफी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन देखा जाता है। तो इसके निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने वहां पे सीएनजी से चलने वाली, जो कि कम पोल्यूशन करती है, उन बसों को चलाने की संचालन की मंजूरी दी, और उससे ये फर्क पड़ा कि काफी हद तक वहां पे पोल्यूशन कम हो गया। इनके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओड इवन का फॉर्मूला लिया कि एक दिन ओड नंबर वाली गाड़ियां चलेगी और एक दिन एवन नंबर वाली गाड़ियां चलेगी। इनके अलावा सरकार ने वहां पे प्रयास किया कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उनका प्रयोग करें, सब अपने खुद के व्हीकल लेके नहीं चलें, जिससे ट्रैफिक की समस्या ज्यादा हो जाती है। तो कुछ ऐसे प्रयास हैं जो हम अपने स्तर पे करके काफी हद तक अपन वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, वायु के प्रदूषण को अपन कम कर सकते हैं। इनके अलावा जो पेड़ पौधे अपन विद्यालय में लगाते रहते हैं, उनसे भी काफी हद तक अपन इस चीज वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। या फिर अपन साइकिल चला के, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करके, या फिर स्कूल अगर अपने घर के पास है तो हम पैदल चल के इस प्रकार के जो वायु में प्रदूषण हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जल प्रदूषण। अपन सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जो जल है वो समुद्र का पानी है, वो तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो पेयजल है, पीने लायक जल है, वो काफी कम है। अगर इसका सही से उपयोग नहीं किया गया तो नष्ट हो जाएगा। इसी पानी को लोग प्रदूषित कर देते हैं, उसमें कचरा डाल डाल के, वाहित मल डाल डाल के, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी डाल के, उसमें कपड़े धो के, पानी के अंदर नहा के, गाय भैंस का गोबर वगैरह उसमें डाल के, या फिर हानिकारक रसायन वगैरह सब कुछ डाल के जल को प्रदूषित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे जो प्रदूषित करने वाले पदार्थ अगर जल में डाल दिए जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है, और इसको बोला जाता है जल प्रदूषण। अब अपन बात करें तो गंगा नदी की, तो अपन सभी जानते हैं गंगा नदी का उद्गम जहां से होता है वहां पे गंगा काफी साफ सुथरी होती है, लेकिन लास्ट में जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका पानी काफी हद तक गंदा हो जाता है, जिसके बारे में खूब सारे रिसर्च आए हैं। आप इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो, गंगा नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो उसमें काफी मात्रा में गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी जो लोग पीते हैं उसमें प्रदूषण हो जाता है। और बहुत सारी अगर गंदा पानी अगर हम पीते हैं तो उससे काफी मात्रा में प्रदूषण होता है। प्रदूषण का स्तर कहां तक पहुंच गया है, पानी की जो नदियों में प्रदूषण है, सिर्फ गंगा की ही बात नहीं है, बहुत सारी नदियों में प्रदूषण है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है। लोग उसके अंदर कचरा वगैरह या फिर बहुत सारे अपशिष्ट मरे हुए जीव, वाहित मल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जल है वो प्रदूषित हो जाता है। 1985 में गंगा को बचाने के लिए वहां से लेके 1985 से लेके आज तक गंगा नदी को साफ करने के लिए काफी परियोजनाएं उसमें चली। बहुत सारी सरकारें आई और उन्होंने काफी पैसा खर्च किया उस गंगा नदी को साफ करने में, लेकिन अभी तक गंगा नदी साफ नहीं हुई ठीक से, पूरी तरह से। अब इसके बाद 2016 में पुनः एक बार प्रयास किया गया और एक नया अभियान लेके आया जिसका नाम है स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से एक नया मिशन लाया गया, जिसके तहत गंगा नदी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया गया। गंगा नदी को स्वच्छ करने के खूब सारे प्रयास पहले भी किए जा रहे थे और अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण की बात करें तो कानपुर शहर में इस नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। कारण क्या है, वहां लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं तथा कूड़ा करकट, पूजा की सामग्री
वह जैव अनियमिकरण पॉलीथीन की थैलियां वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, जिसकी वजह से गंगा नदी को काफी नुकसान होता है। गंगा नदी जो कानपुर क्षेत्र है उसके पास में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी बहुत ज्यादा है, और उसमें वहां पानी का प्रवाह थोड़ा धीमा है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे जो अपमार्जक वगैरह है, बहुत सारे जो उर्वरक है, वो फैक्ट्रियों के जो अपशिष्ट है वो उसमें डाल दिए जाते हैं। और अगर ठहराव पानी का बहाव प्रवाह धीरे होगा तो उसकी वजह से भी उस पे पानी जो गंदा है वो ज्यादा होगा, नहीं तो बह के आगे चले जाते हैं। अगर जल प्रदूषण के अन्य कारणों की बात करें तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट है वो बड़ी मात्रा में नाले के द्वारा सीधा गंगा नदी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, तो उसका उचित निस्तारण नहीं हो पाता है। बहुत सारे रसायनों को उसके अंदर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। काला ऑयल वगैरह इसी फैक्ट्रियों से निकलने वाला रद्दी है, वो चीनी मिलों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ है वो सब नदी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। उसमें से जैसे आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड ऐसी कुछ पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से जल है वो प्रदूषित हो जाता है, और उसी जल को लोग पीते हैं तो फिर क्या होता है अपन सभी जानते हैं, बीमार पड़ जाते हैं काफी मात्रा में, और गंदे पानी से कई प्रकार के रोग अपने शरीर में हो जाते हैं। तो ऐसे अगर वो रसायन डालें तो उसके अंदर क्या होगा, जो नील हरित शैवाल अपने पढ़े थे पहले, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पार्ट में, तो नील हरित शैवाल है वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी नुकसान पानी को होता है। अगर अत्यधिक मात्रा में रसायनों को पानी के अंदर डाला जाता है तो जिससे शैवाल जो है वो पानी के अंदर एल्गीज है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन के स्तर में, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का स्तर है उसमें काफी मात्रा में कमी आती है। इसके अलावा जो अपमार्जक वगैरह जो साबुन धोने के लिए अपन यूज करते हैं उनसे भी उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है कई प्रकार के वो नष्ट हो जाते हैं जो काम के होते हैं, और कुछ बीमारियां उनके से जैसे हैजा है, मियादी बुखार है, पीलिया है, ऐसे रोग होने लग जाते हैं। इसीलिए जो पानी है उसको गर्म करके पीना चाहिए। गर्म करने से काफी मात्रा में जो प्रदूषण है पानी का वो नष्ट हो जाता है, उसके जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े जो नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, फिल्टर प्लांट बनाए जाते हैं, उनकी वजह उनकी सहायता से पानी को शुद्ध करके अपने घरों में पहुंचाया जाता है अलग अलग माध्यमों के द्वारा। इनके अलावा अपने घरों में भी फिल्टर प्लांट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे फिल्टर प्लांट अपन आरओ जिसको बोला जाता है लगाए जाते हैं, उनसे अपन पानी को साफ सुथरा करके पीते हैं। और पीने के लिए जो योग्य पानी होता है, पीने योग्य पानी को पेयजल कहा जाता है। इनके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे भी पानी को साफ किया जाता है, अपन उबाल के भी साफ कर सकते हैं जिससे भी जीवाणु मर जाते हैं। इनके अलावा जो केमिकल है उनसे उनको साफ करते हैं। इस कुछ जैसे इसमें एक केमिकल आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन से अगर क्लोरीन की जो गोलियां हैं वो पानी में डाल दी जाती है जिससे पानी साफ हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोनीकरण कहा जाता है, लेकिन ये अत्यधिक मात्रा में डालने से नुकसान होता है। तो क्लोरोनीकरण करके भी अपन पानी को शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर गर्म करके अपन पी सकते हैं, या फिर आरओ का यूज करके हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं। पूर्णतया इनसे फिल्टर नहीं होता है, लेकिन काफी मात्रा में पानी है वो फिल्टर हो जाता है। इनके अलावा अगर अन्य प्रयासों की बात करें तो जैसे अपन वायु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही जल प्रदूषण के लगभग वही उपाय अपन कर सकते हैं। पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाकर हम जो जल प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। काफी हद तक अपन इनको कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 4R सिद्धांत है, कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, पुनः प्राप्त करना, जो 4R सिद्धांत है उसको अपना के भी जल को अपन स्वच्छ बनाने में योगदान दे सकते हैं। अब अपन बात करें पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की, तो ये है आपके सामने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर।
तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। उस टॉपिक का हम अलग से वीडियो बना के आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये जो सारे नोट्स हैं इनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो।